नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत हमारे फ्री यूट्यूब चैनल सफलता श्योर की तरफ से एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। और अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं और खुशखबरी देना चाहता हूं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती जारी कर दी गई है। और मुझे अपेक्षा है आप लोगों से कि आप सब अपने घर बैठे तैयारी कर रहे होंगे और खूब मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। तो ये खुशखबरी थी। और इसके बाद मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं अपना जो चैप्टर है, जो टॉपिक है राष्ट्रवादी लेखन, उसकी तरफ बढ़ता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने प्राच्यवाद और राष्ट्रवाद के ऊपर थोड़ा सा आपको लेक्चर दिया था। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रवादी लेखन है। राष्ट्रवादी लेखन किस तरीके से प्रभावित हुआ साम्राज्यवाद से और उपनिवेशवाद से, और उसने हमारे अंदर क्या आकांक्षाएं जगाई, और उसके बाद कैसे उनके लेखन शैली में राष्ट्रवाद के प्रति कैसे अंतर आया, उसके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप जब बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें या कोई भी अन्य जो बुकें हैं आप पढ़ते हैं, इतिहास की बुक पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाए कि कौन सी विचारधारा किस तरीके से प्रभावित हो रही है। और उस तरीके से हमको क्या होता है, जैसे अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का या यूपीएससी का एग्ज़ाम निकलता है तो वहाँ लेखन शैली की बड़ी महत्ता है। अगर हमें अपनी अवधारणाएँ, हमारे जितने भी विचार हैं अगर स्पष्ट हैं तो हमारे आंसर में वो झलकता है, और जो पेपर चेक करता है वो समझ जाता है कि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और इसकी दृष्टि एकदम क्लियर है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था आपको राष्ट्रवादी लेखन। तो ये 20वीं सदी के इतिहासकार जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। मैंने आपको बताया कितने संत महात्मा हुए, मैंने विवेकानंद जी का नाम लिया, तो एनी बेसेंट का नाम लिया, तो कुछ ना कुछ प्रभाव राष्ट्रवादी आंदोलन का था जो इनकी लेखन शैली में झलकता है। इसमें देखो कैसे झलकता है, मैं आपको बताता हूँ। प्राच्यवाद का सहारा, देखो ये लोग अपनी लेखन शैली हो या कोई भी हमारे आंदोलन चल रहे हों, ये हमेशा प्राच्यवाद का सहारा लेते थे। प्राच्यवाद में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, आप लोगों को पता है कि प्राच्यवाद क्या होता है। ये सब आधुनिकीकरण से त्रस्त थे, हमारी सामाजिक व्यवस्था से त्रस्त थे, तो ये अपना सब कुछ कहाँ ढूंढते थे, पुरानी सभ्यता में। इन सबको क्या पुरानी सभ्यता में हमारा जो वैदिक युग है बड़ा पसंद आया, वही प्राच्यवाद के दृष्टिकोण में झलकता है। तो प्राच्यवाद का सहारा आप समझ रहे हो, हम यूरोपियंस या जितने भी और अदर इतिहासकार हैं अलग कंट्री के, हम जो हमारे इतिहास, प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं अपने शब्दों में, वो सब प्राच्यवादी कहलाते हैं। और हमारे देश के नेता राष्ट्रवादी, चाहे लोकल स्तर पे हों, क्षेत्रीय हों या इतिहासकार हों, ये हमेशा जब जनता को इकट्ठा करते थे, संबोधन करते थे या किसी भी तरीके से अपनी बातें रखते थे, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि उन्होंने कहा, उन्होंने भी तो ऐसे ही कहा कि हमारा भारत अच्छा था। तो ये केवल इसलिए था ताकि हमारे अंदर हमारे भारत के प्रति प्रेम जागे, अपने हिंदू धर्म के प्रति प्रेम जागे, और जो हमारे धर्मशास्त्र जो सैद्धांतिक रूप में लिखे गए हैं उसके लिए प्रेम जागे और हम उसके लिए समर्पित रहें। जिससे क्या होता है कि जो हमारा इच्छाएं होती हैं और जो हमारा जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और उस तरीके से हम ये सोचते हैं, हम अपने को अच्छा मानने लगते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी इंसान को हम लगातार दबा रहे हैं तो वाकई में वो कुंठित हो जाएगा और वो कभी नहीं उठ पाएगा। यही कुछ हाल हमारे भारतवासियों का था। इन राष्ट्रवादी लेखकों ने और प्राच्यवादी लेखकों ने एक, आप एक कह सकते हैं, जड़ी का काम किया। मतलब ऐसी जड़ी जिसे संजीवनी बोलते हैं। हमारे अंदर राष्ट्रवाद जागा, चाहे इनकी लेखन शैली से, चाहे इनके भाषण से। और आज आप देखते हैं इस आधुनिक भारत में जो हम करंट में जी रहे हैं, हम कितने ईमानदारी से, कितनी इज्जत से हम सर उठा के जीते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम इस देश के वासी हैं, हम सब इंडियन हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था इसी क्रम में प्राच्यवाद का सहारा लेते थे। पर दोस्तों इनकी कमी क्या थी, कमी भी जान लो। धर्मशास्त्र एक सैद्धांतिक वर्णन करता है, यानी कि उसमें सिद्धांत दिए गए हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। मतलब किसी चीज़ के ऊपर वो बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो सब सही हो। आप मनुस्मृति जानते हैं अच्छी तरीके से। मनुस्मृति में आपने देखा होगा भीमराव अंबेडकर जी ने जब आंदोलन चलाया था, क्योंकि एससी कास्ट या एसटी कास्ट जो भी उस समय कास्ट थी, उनको बड़ा
हे दृष्टि से देखा जाता था। तो जब भीमराव अंबेडकर जी ने ये चीज़ें सारी देखी, उन्होंने भांपा कि ऐसे ये काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी और उसमें देखे हुए सिद्धांत पढ़े। उन्होंने साफ साफ उस मनुस्मृति को नकार दिया और उसका हाल ये हुआ कि उन्होंने बड़ी सभा में मनुस्मृति को जला दिया। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि धर्मशास्त्र को जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उन्होंने बड़ा चढ़ाकर दिखाया, पर फिर भी यह है कि संजीवनी का काम किया उसने। कहीं डायरेक्ट फल मिला, कहीं इनडायरेक्ट फल मिला, वो दोनों मिली जुला हमें फल मिला है इसका। अगला है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। आप सब समझते हैं उपनिवेशवाद, शायद आप लोग इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद बता दूंगा उसमें। तो उपनिवेशवाद क्या होता है कि एक मातृ देश होता है, वो दूसरे देश को कब्जे में लेता है और उसका जितना भी आर्थिक शोषण, संसाधनों का शोषण वो कर सके अपने मातृ देश के लिए, उसे उपनिवेशवाद बोलते हैं। साम्राज्यवाद भी उसी का बड़ा चढ़ा रूप है। इसमें वो एक देश को करता है, दूसरे देश को करता है, उसकी साम्राज्यवादी नीति, वो लालची निगाहें बढ़ती जाती हैं। यह है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रवादी लेखन ने हमारे धर्मशास्त्रों का, प्राच्यवादों का सहारा लेकर पूरी कोशिश की कि जनता ऊपर उठे। तो इसी क्रम में उसने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से जो हमारे अंदर मन में कुंठा पैदा हो चुकी थी, वो सारी की सारी कुंठाएं दूर करने का एक यही मात्र साधन था कि हम अपने पुराने सैद्धांतिक लेखन, इतिहास या हमारी जो सभ्यता है या जो हमारा धर्म है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं। तो दोस्तों, ये था आपका राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। इसके बाद मैं मार्क्सवाद के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको मार्क्सवादी लेखन से पहले आपको कुछ दो इतिहासकारों के नाम बताना चाहता हूँ, जिससे आपकी दृष्टि और खुल जाए, आप अच्छे से किताब पढ़ सकें, समझ सकें कि वाकई में किताब कैसे पढ़ी जाती है। तो थोड़ा सा मैं इनके तरफ भी बता देता हूँ। यह हैं आर डी भंडारकर साहब, ये इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या करा, दक्कन का इतिहास, दक्कन के इतिहास से मतलब है सातवाहन वंश, जो आप हमारे प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं, सातवाहन वंश का दोबारा से अवलोकन किया और दोबारा से शोध किया कि वाकई में जो पहले से इसका इतिहास लिखा है ऐसा ही था या कुछ इसमें छूट गया है। तो उन्होंने दोबारा से सातवाहन वंश का जो दक्कन का इतिहास है दोबारा से उसमें शोध किया। और दूसरा क्रम में उन्होंने वैष्णव, और जो आपको पता है वैष्णव धर्म और जो हमारे अन्य संप्रदाय उस समय चल रहे थे, उन सब की तरफ भी थोड़ा दृष्टिकोण दिखाया कि वाकई में जो इसमें कमियां हैं या अच्छाइयां हैं उन सबको दिखाने की कोशिश की गई है। तो आप अपने जब पेपर लिखते हैं, अगर आप राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के ऊपर लिख रहे हैं और फिर उसके ऊपर अगर आप उनके बारे में कमी बताना चाहते हैं तो आप इनका मेंशन कर सकते हैं। आर डी भंडारकर, इन्होंने क्या बताया, क्योंकि ऐसा चलन था हमारे प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास से समझो आधुनिक भारत तक आते आते, मध्यकालीन भारत से भी आगे आते आते अंग्रेजों के शासन काल तक, कि जो विधवा विवाह है वो एक क्या है, गलत चीज़ है। हमारे मन में ये धारणा बिठाई गई थी उस इतिहास में कि देखो पिछले इतिहास में भी विधवा विवाह नहीं होता था। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सती प्रथा, कि एक लेडीज़ जिसका हस्बैंड या जो भी आप कह सकते हैं हिंदी में पति मर गया है, अगर उसका पति मर जाता है तो उसको जीने का कोई हक नहीं है। और दोस्तों, ये भी बहुत गलत धारणाएं जो इतिहास में पहले से लिखी गई थी, बहुत गलत थी। तो आर डी भंडारकर साहब ने उसका मत का खंडन कर दिया और उन्होंने बताया कि नहीं, विधवा विवाह पहले से प्रचलन में था, क्योंकि उन्होंने हमारे ये वैष्णव संप्रदाय, अन्य संप्रदाय और सातवाहन वंश का दोबारा से अवलोकन किया, शोध किया। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये हमको बताना चाह रहे थे कि तर्क बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए, एक ही भाव में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार के इतिहासकार हमारे इस भारत में हुए हैं, जिनकी वजह से फिर इनकी विचारधाराएं जब लोगों ने पढ़ी, तो आप आगे आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कई विधवा विवाह होते रहेंगे और हमारे समाज में थोड़ी बहुत खुशहाली का संदेश जाएगा।
तो दूसरा है इसी क्रम में UN घोषाल। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू पॉलिटिकल थ्योरीज। आप एक बार देख लीजिए, मैंने ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन्होंने मैक्स मूलर, मैंने मैक्स मूलर के आपको बताया था मैक्स मूलर के बारे में, आप मेरा पिछला वीडियो देखना, उसमें मैक्स मूलर के बारे में मैं बताया था। उसने हमको दार्शनिकों का देश बताया है। उसने हमको बताया था कि यूनानियों के लिए तो ये सब कुछ कहते हैं ना, उमंग है, जीवन है, उमंग है, और हिंदुओं के लिए वो स्वप्न और माया है। हम जो लोग हैं, यूनानी लोग हैं, वो तो इहलौकिक में रहते थे। इहलौकिक मतलब इस जन्म में रहते हैं और सारी जितने भी सुविधाओं का भोग करते हैं। और जो हिंदू लोग हैं वो केवल पारलौकिक समस्याओं में डूबे रहते थे, मतलब वो दूसरी दुनिया की बात करते थे, और जिस दुनिया में वो रह रहे हैं उस दुनिया में उनको जीना नहीं आता था। तो मैक्स मुलर साहब के ऊपर कहीं भी आप पढ़ो तो एक बार पढ़ना कि उसने किस तरीके से हमारी हिस्ट्री को प्रभावित करने की कोशिश करी। यहाँ तक उसने हमारे वेदों का जो अर्थ है उसका दो तरफा अर्थ निकाला है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जितने भी भारतीय इतिहासकार हैं अब तक के 100 में से 10% उसकी बातों को समझ पाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं तो ऐसा महसूस होता है कि वो इंडिया के बारे में बड़ा अच्छा कह रहा है, और कहीं कहीं महसूस ऐसा होता है कि शायद वो दो तरफे बातें कर रहा है। उसके बारे में कई कहानियाँ हैं। आपसे गुजारिश है कि आप एक बार मैक्स मुलर को ज़रूर पढ़ें। तो इसने मैक्स मुलर और ब्रूमफील्ड ने यह मत दिया था कि जो हिंदू लोग हैं वो राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जो आज हम स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, जो प्रशासन जिस तरीके का देखते हैं, तो उन्होंने यह मत दिया कि हमारे प्रशासनिक जो जितनी भी संस्थाएं थी, राजा महाराज वाली, निरंकुश वाली, जिसको आप कहते हैं, जो हम आज तक देखते आए हैं, फिल्मों में देखते हैं, नाटकों में देखते हैं कि एक राजा बैठा हुआ है, सैनिक बैठे हुए हैं, राजा ही सब कुछ करता धरता है। तो इस तरीके से उसने देखा कि ये आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के राज्य को छीनने की कोशिश करते रहते हैं, और क्षेत्रवाद का ज़्यादा प्रभाव है। तो इस वजह से उन्होंने ये कथन दिया कि जो हिंदू लोग हैं वो राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य तो आप जानते हैं, राज्य एक बहुत बड़ी परिभाषा होती है। जब हम अगला कभी पॉलिटी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो राज्य की अवधारणा को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसी तो इन्होंने क्या करा, UN घोषाल ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू पॉलिटिकल थ्योरीज लिखी, और इस किताब के थ्रू मत का खंडन कर दिया इनके कि हम में वो सारी राजनीतिक चेतना थी और हम में राज्य बनाने की पूरी चेतना थी। आप समझ रहे हैं। इसके बाद जो मैं आपको मार्क्सवाद के बारे में बता रहा था, तो मार्क्सवाद के बारे में अब इसके बारे में अब बताता हूँ मैं थोड़ी। तो दोस्तों, मार्क्सवादी लेखन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको जेम्स मिल साहब के बारे में बताना चाहता हूं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इन्होंने हमारे इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा था। हमारे राष्ट्रवादी लेखन ने चाहे कितनी तरक्की करी हो, पर वो कभी भी इसको चुनौती नहीं दे पाया। इसको असली चुनौती दी है हमारे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने। तो मार्क्सवादी इतिहासकारों में सबसे फेमस हैं और जिन्होंने शुरुआत करी है इस मार्क्सवादी लेखन की, वो हैं DD कोशाम्बी। DD कोशाम्बी साहब बहुत ही अच्छे इतिहासकार रहे हैं और वो मार्क्सवादी विचारधारा से काफ़ी प्रेरित थे। तो अपने इतिहास में जो उन्होंने व्याख्याएं करी हैं वो मार्क्सवादी लेखन के आधार पर करी हैं। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी, आप एक बार मैं बोर्ड पे देख लीजिए, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसके माध्यम से इन्होंने साम्राज्यवादी जो लेखन शैली चल रही थी उनके मतों का खंडन शुरू कर दिया। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। इनका जो लेखन है, जो मार्क्सवादी लेखन है, वो जो ज़्यादा ध्यान देता है वो भौतिकतावादी व्याख्या करता है। वो सब चीज़ का जो मतलब होता है, अंतर होता है, वो सब क्या निकालता है कि उत्पादन के साधन। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि इतिहास में उत्पादन के साधन। दोस्तों, ये सब कुछ इसी पर निर्भर है जो मार्क्सवादी विचारधारा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद,